Everyone, my name is Dr. Darshita Srivastava and in the lecture series for BA BCom BSc Foundation course, this is our lecture number 4 which is titled as The Wonder That Was India by A.L. Basham. तो सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं that who was A.L. Basham. A.L. बैशम का पूरा नाम था आर्थर लेवेलिन बैशम. ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड इंडोलॉजिस्ट थे. इंडोलॉजिस्ट यानी क्या होता है? जो इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करता है. तो ए.एल. बैशम जो थे वो इंडियन कल्चर में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते थे. ए.एल. बैशम जो थे वो अपने कॉलेज के अर्ली ईयर्स से ही इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में बहुत इंटरेस्टेड थे, जिसके कारण वो एक सक्सेसफुल इंडोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन बने. ए.एल. बैशम का जो जन्म है वो एसेक्स नाम के शहर में हुआ था और इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की, जिसके बाद इन्होंने प्रोफेसर के रूप में कई यूनिवर्सिटीज़ में अपनी सेवाएं दी, जिसमें इंक्लूडेड है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी एज वेल, जहाँ पे वो एशियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाते थे. ए.एल. बैशम का जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है द वंडर दैट वाज इंडिया, जो कि पब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर 1954. इस वर्क में ए.एल. बैशम ने जो इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है. टिल 12th सेंचुरी उन्होंने बताया कि कैसे इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो इवॉल्व हुआ, और इसमें उन्होंने हिंदुइज्म और इसके इवोल्यूशन पे भी काफ़ी गहरी चर्चा की है. इस वर्क को लिखने का बैशम का एक ही मोटिव था कि वो चाहते थे जो इंडियन कल्चर है उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए और साथ ही साथ उसको समझा जाए कि वो कैसे अपने करंट स्टेट में आ पाया. Now let us go through the summary of the work. Point number 1 is on the civilization's continuity and influence. A.L. बैशम अपनी बुक में बताते हैं कि जो इंडियन कल्चर है वो कई हज़ारों साल पुराना है और कई जो रेसेस हैं वो इंडियन कल्चर में मिक्स होती चली गई, जिसके बाद इवॉल्व होते होते हम अपने करंट स्टेट में आ पाए. और हर रेस ने, हर जो जाति इंडिया में आई उसने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, तब जाके इंडिया जो है वो अपने करंट स्टेट में आ पाया. ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ए.एल. बैशम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है दुनिया भर में, जैसा कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया का है. ऑन द वैदिक पीरियड, ए.एल. बैशम कहते हैं जो अर्ली आर्यंस थे वो क्या थे? नोमैडिक पीपल थे. नोमैडिक यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे भोजन और जीवन की तलाश में. अर्ली आर्यंस की जो इकोनॉमी थी वो पास्टोरल इकोनॉमी थी, जिसमें उनकी जो इकोनॉमी है वो खेती किसानी पे निर्भर करती थी, और इनका जो एक सिस्टम था सोसाइटी का वो काफ़ी ज़्यादा सिंपलिस्टिक था. ए.एल. बैशम कहते हैं जो अर्ली आर्यंस अपने साथ अपना कल्चर, लिटरेचर, हाइम्स वगैरह जो लेकर आए वो ऋग्वेद में पूरी तरह से सुरक्षित है. और किसी को भी अगर इंडियन कल्चर के बारे में डीपली समझना, आर्यंस की जानकारी जानना है तो उनको ऋग्वेद की स्टडी करना चाहिए. ऑन द कास्ट सिस्टम, ए.एल. बैशम कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है वो कई सालों से इंडिया में चला आ रहा है और ये इंडियन सोसाइटी का शुरू से एक इंटीग्रल पार्ट रहा है. जो इंडियन कास्ट सिस्टम था वो डिवीजन ऑफ लेबर पर बेस्ड था और हर कास्ट का अपना एक पर्टिकुलर वर्क था जिसके आधार पर उनको विभाजित किया गया था. ऑन इंडियन रिलीजन एंड फिलॉसफी, ए.एल. बैशम कहते हैं कि इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट रिलीजन्स रहे, जो कि हैं हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. इन तीनों रिलीजन्स ने इंडिया को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और इन रिलीजन्स का इंडियंस की लाइफ में आज भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और इन रिलीजन्स ने अपनी अपनी तरह से इंडिया के इवोल्यूशन और डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है. और इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ए.एल. बैशम कहते हैं इंडियन कल्चर जो है वो शुरू से ही रिच रहा है आर्ट और आर्किटेक्चर में, जिसके फेमस एग्जांपल्स हैं जैसे कि सांची के जो स्तूप हैं, एलोरा अजंता की जो केव्स हैं जिसमें पेंटिंग की गई है, साथ ही साथ भीमबेटका की जो केव्स हैं जो कि कई सालों पुरानी है और प्री हिस्टोरिक हैं. ये शो करती है कि इंडियन कल्चर जो है वो शुरू से काफ़ी रिच रहा है. ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ए.एल. बैशम कहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी पीछे नहीं थे. उन्होंने कई सारे ऐसे डिस्कवरीज की जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी. इंडियंस ने सभी फील्ड में, वेदर इट इज़ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जो भी फील्ड्स हैं उनमें कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है. फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, डेसिमल सिस्टम, सर्जिकल एडवांसमेंट्स. ऑन इंडियाज़ कल्चर एंड इन्फ्लुएंस, ए.एल. बैशम कहते हैं इंडिया का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो थोड़े से एरिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो बॉर्डर्स को क्रॉस करता है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस जो है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, इवन चाइना तक भी एक्सटेंड करता है.
द एंड्यूरिंग लेगेसी। इंडियन कल्चर जो है इसकी जो लेगेसी है वो आज भी कंटिन्यू कर रही है, और इंडियन कल्चर जो है वो अपनी एंशियंट जो सिविलाइजेशन से उसने चीज़ें बोरो करी हैं उनको आज भी इंटैक्ट कर पा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। Now let us go through some MCQs. Question number 1 is, which civilization is discussed as one of the earliest in India, contemporary with those of Egypt and Mesopotamia? Option A is Aryan civilization, option B is Indus Valley civilization, option C is Gupta Empire, and option D is Maurya Empire. The correct answer is option B, Indus Valley civilization. Question number 2 is, the early Aryans in India are known for their hymns preserved in which ancient text? जो अर्ली आर्यंस थे भारत में उनके जो हाइम्स हैं वो प्रिजर्व्ड हैं किस एंशियंट टेक्स्ट में? ऑप्शन ए इज भगवद गीता में है, ऑप्शन बी इज रामायण, ऑप्शन सी इज ऋग्वेद, एंड ऑप्शन डी इज महाभारत। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अर्ली आर्यंस के जो हाइम्स हैं और उनकी जो कल्चरल चीज़ें हैं वो प्रिजर्व्ड है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट वाज द प्राइमरी बेसिस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय बैशम? तो जो इंडिया का जो सोसाइटल स्ट्रक्चर था उसका प्राइमरी बेसिस क्या था बैशम ने जिस प्रकार से डिस्क्राइब किया? ऑप्शन ए इज डेमोक्रेसी जो था वो बेसिस था, ऑप्शन बी जो है वो फ्यूडलिज्म है, ऑप्शन सी इज कास्ट सिस्टम, एंड ऑप्शन डी इज ट्राइबल सिस्टम। तो जैसा कि हम जानते हैं एंशियंट समय से ही जो इंडियन कल्चर है वो कास्ट सिस्टम पर बेस्ड रहा है, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ लेबर जो इंडियन सोसाइटी उसको डिफरेंट कास्ट में डिवाइड किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कास्ट सिस्टम।